नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय मैं पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हूं और ये वही जगह है जहां पर युद्ध से अपनी जान बचाने के लिए लाखों की संख्या में यूक्रेन के लोग पहुंच रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग भी हैं। अब तक 4.5 लाख लोग यूक्रेन से पोलैंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं और हजारों की संख्या में भारतीय भी यहां पर आए हुए हैं। आज हम आपको रशिया और यूक्रेन के युद्ध का पूरा विश्लेषण इसी वॉर्सो शहर से दिखाएंगे। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो आपको 3 झंडे दिखाई देंगे यहाँ पर। इनमें एक झंडा पोलैंड का है, दूसरा यूरोपीय यूनियन का है और तीसरा झंडा यूक्रेन का है। और इस यूक्रेन के झंडे को यहाँ पर यूक्रेन के समर्थन के लिए खास तौर पर लगाया गया है। इस युद्ध में यूक्रेन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो है पोलैंड। पोलैंड का 535 किलोमीटर लंबा बॉर्डर यूक्रेन से लगता है और इसके अलावा पोलैंड की सीमा रशिया से भी लगती है। इस समय पोलैंड एक ऐसा देश है जो नेटो फोर्सेस का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद क्या रशिया अपने दूसरे पड़ोसी देशों पर भी हमला कर सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इन देशों में लाखों शरणार्थी आ रहे हैं, लेकिन क्या युद्ध की चिंगारियां भी पड़ोसी देशों तक आ सकती हैं? और अगर ऐसा हुआ तो ये जगह जहां पर इस समय मैं खड़ा हूं यानी पोलैंड, ये खतरे में आ जाएगा। इस समय जी मीडिया के 3 संवाददाता पड़ोसी देशों में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं इस समय जो यूक्रेन के बॉर्डर पर हैं। हमारे एक संवाददाता हंगरी के बुडापेस्ट में हैं और मैं यहाँ वॉर्सो से ग्राउंड जीरो से आपके लिए इस युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज आज हम लेकर आए हैं। इस समय यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में है। बाहर खड़े रहना मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब यहाँ पर शाम हो चुकी है और शाम होने के बाद टेम्परेचर कम से कम -6 या उससे भी नीचे जा सकता है। लेकिन यहाँ ठंड भले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो विश्लेषण होगा आज का वो बहुत ही गर्मा गर्म होगा। और ये यूक्रेन और रशिया के बीच इस चल रहे युद्ध की सबसे विस्तृत टेलीविजन कवरेज आज आपके सामने होने वाली है, जो कि 3 देशों से होगी। पोलैंड से होगी, यूक्रेन के बॉर्डर से होगी और हंगरी से होगी। इसलिए अपनी सीट बेल्ट्स बिल्कुल टाइट करके बैठिए और अगले 1.5 घंटे तक हमारी ये शानदार ग्राउंड रिपोर्ट्स देखिए और ग्राउंड जीरो से इस विश्लेषण को देखिए। इस समय आप ये विशेष प्रसारण पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से देख रहे हैं और मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूं ये वो जगह है जहां पर आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो ये वॉर्सो का हवाई अड्डा है। अब रणनीति के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और आज आपको ये भी समझना चाहिए कि वॉर्सो शहर जो है इसका क्या महत्व है। वॉर्सो शहर वही शहर है जहां वर्ष 1955 में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों के साथ मिलकर एक मिलिट्री अलायंस की घोषणा की थी और ये मिलिट्री अलायंस नेटो देशों के खिलाफ था। यह समझौता पोलैंड के इसी वॉर्सो शहर में हुआ था और इसीलिए इसे वॉर्सो पैक्ट कहते हैं। यानी आज जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं वो शहर एक जमाने में सोवियत संघ की सैन्य शक्ति का मुख्य केंद्र बिंदु होता था और वॉर्सो पैक्ट में सोवियत संघ के बाद पोलैंड सबसे बड़ा और सबसे मजबूत देश था। 1945 से 1990 के बीच जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध लड़ा गया, उस समय पोलैंड के इसी शहर से सारी बड़ी बड़ी रणनीतियां बनती थी। वॉर्सो पैक्ट के सभी सदस्य देश यहीं पर इकट्ठा होते थे और यह तय होता था कि अब सोवियत संघ अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ क्या कदम उठाएगा। लेकिन समय का चक्र देखिए, खेल देखिए। जो पोलैंड एक समय अमेरिका और नेटो देशों के खिलाफ मोर्चा संभालता था, आज वही पोलैंड और उसका यही वॉर्सो शहर नेटो देशों का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। पोलैंड ने कई दशकों तक सोवियत संघ के साथ मित्रता के संबंध बनाकर रखे, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इसी शहर में पोलैंड की तत्कालीन सरकार ने तय किया कि अब उसे आर्थिक तरक्की के लिए रशिया का साथ छोड़कर पश्चिमी देशों के साथ जाना होगा और उसने यही किया और पोलैंड वर्ष 1999 में नेटो देशों में शामिल हो गया और आज इसी पोलैंड में नेटो देशों ने अपनी सेनाएं उतारी हुई हैं। इस समय अमेरिका के 5000 और नेटो देशों के कुल 12,000 सैनिक यहीं पोलैंड में तैनात हैं। इनमें लिथुआनिया के 6,900 सैनिक हैं, एस्टोनिया के 6,000 सैनिक हैं, लातविया के लगभग 1,200 सैनिक हैं, रोमानिया के 4,000
और स्लोवाकिया के 1,500 और कोसोवो के भी 3,500 सैनिक इनमें शामिल हैं जो यहां पर तैनात हैं। इसके अलावा एस्टोनिया में ब्रिटेन की सेना ने अपने टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां भेज दी हैं और फ्रांस ने भी अपने फाइटर जेट्स यहां पर उतार दिए हैं, जबकि बाल्टिक सी में जर्मनी ने खतरनाक युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और रोमानिया और पोलैंड में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। यानी इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूं उसके आसमान में नेटो देशों का कड़ा पहरा है और इसके अलावा पोलैंड की सेना में भी 99,000 सैनिक हैं जो युद्ध की स्थिति के लिए पूरी तरह इस समय तैयार है। पोलैंड का यूक्रेन के साथ 535 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है और दोनों देशों के बीच 8 बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं और अब तक यूक्रेन से सबसे ज्यादा 4,53,000 शरणार्थी पोलैंड आ चुके हैं इस बॉर्डर के जरिए। अब सवाल यह है कि जो पोलैंड यूक्रेन के लाखों शरणार्थियों को अपने देश में प्रवेश दे रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि युद्ध की चिंगारियां उस तक नहीं पहुंचेंगी? और जब पोलैंड और यूक्रेन के दूसरे पड़ोसी देश युद्ध में जाने ही नहीं वाले हैं, तो फिर नेटो देश अपने सैनिकों को यहां तैनात कर क्यों रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार कह रहे हैं कि वो युद्ध में नहीं जाएंगे, नेटो देश भी कह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पोलैंड में अपने सैनिक भी लगातार भेज रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको इस नक्शे से मिलेगा। यूक्रेन की पूर्वी और दक्षिणी सीमा पर कुल 5 देश हैं: पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। इनमें मोल्डोवा को छोड़कर बाकी सभी देश नेटो देशों का हिस्सा है। यानी अगर रशिया इन देशों पर हमला करता है तो ये सीधे नेटो देशों पर हमला माना जाएगा और ऐसी स्थिति में रशिया के सामने नेटो के 34 लाख सैनिक खड़े हो जाएंगे। नेटो में शामिल कुल 30 देशों के पास 34 लाख सैनिक हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर किसी नेटो देश पर हमला होता है तो भारत जैसे देश की लगभग दुगनी सेना रशिया के 8 लाख सैनिकों के खिलाफ युद्ध में उतर जाएगी। नेटो देशों के आर्टिकल 5 में यह लिखा है कि अगर उसके किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो नेटो पर इस हमले को बाकी सदस्य देशों पर हुआ हमला मानेगा और यही वजह है कि यूक्रेन के बाद पोलैंड में उसने अपने 12,000 सैनिकों को यहां पर तैनात किया हुआ है और इस युद्ध में पोलैंड की भूमिका बहुत ही अहम होने वाली है। पोलैंड की सीमा 7 देशों से लगती है। इनमें रशिया और यूक्रेन तो है ही, साथ ही जर्मनी है, लिथुआनिया है, स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है और बेलारूस जैसे देश भी हैं। यानी पोलैंड पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के मध्य में स्थित है और इसलिए पोलैंड का झुकाव किस तरफ ज्यादा है ये दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड पर प्रभाव के लिए रशिया और जर्मनी के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद पोलैंड सोवियत संघ के प्रभाव में आ गया और अगले 45 वर्षों तक वो कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा रहा, लेकिन आज वो नेटो के साथ है। वैसे रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध की जड़ में यही वॉर्सो शहर भी है जहां से मैं इस समय आपके लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूं। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब नेटो ने रशिया से वादा किया था कि अगर वो वॉर्सो पैक्ट के समझौते को समाप्त कर दे तो नेटो भविष्य में कभी भी पूर्वी यूरोप के उन देशों को अपने सैन्य संगठन में शामिल नहीं करेगा जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। उस समय रशिया नेटो के प्रभाव में आ गया और वर्ष 1991 के विघटन के बाद इस पैक्ट को उसने खत्म कर दिया और यह उम्मीद जताई कि नेटो भी अपने वादे को पूरा करेगा, लेकिन नेटो ने कभी भी अपने वादे पर अमल नहीं किया, बल्कि उसने एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों को अलग अलग समय पर नेटो का सदस्य देश बना लिया जो एक समय वॉर्सो पैक्ट के तहत सोवियत संघ का हिस्सा होते थे। यानी नेटो ने आज तक केवल विश्वासघात किया है और आज यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी जड़ में भी यही कारण है। आज जो युद्ध आपको दिख रहा है, अगर आपने उस युद्ध के पीछे के इतिहास को नहीं पढ़ा, अगर आप 50 साल पीछे नहीं जाएंगे, 100 साल पीछे नहीं जाएंगे, सोवियत संघ के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, वॉर्सो पैक्ट जैसे जो समझौते हुए उनके बारे में अगर आपको नहीं पता चलेगा तो पूरी दुनिया को इस समय व्लादिमीर पुतिन एक विलेन, एक खलनायक के तौर पर ही नजर आएंगे। लेकिन अगर आप पूरे इतिहास को ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये जो जगह है जहां से इस समय मैं खड़ा हुआ हूं, ये वो जगह है जहां पर बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे विश्वासघात हुए, दोस्त दुश्मन बन गए और दुश्मन दोस्त बनते चले गए। आज एक और बड़ी बात यह भी है कि कल जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई तो उसमें
एक मुद्दा सामने निकल कर आया और वो मुद्दा ये था कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को यूक्रेन का प्रशासन, वहां की सरकार एक ढाल की तरह, एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है और उन्हें वहां पर जबरदस्ती रोक कर रखा गया है ताकि वो उन्हें एक ह्यूमन शील्ड की तरह से रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन भारत सरकार ने आज इस बात का खंडन किया है और भारत सरकार ने कहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसी भी भारतीय छात्र को यूक्रेन में जबरदस्ती रोक कर रखा गया हो, उसे बाहर ना निकलने की इजाजत दी जा रही हो या उसे किसी तरीके से अगवा करके ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही हो। बल्कि भारत सरकार ने तो यूक्रेन की सरकार का धन्यवाद दिया है और कहा है कि यूक्रेन की सरकार सहयोग कर रही है, कोऑपरेट कर रही है ताकि हमारे जो बचे हुए भारतीय नागरिक हैं वो वहां से निकल सके। लेकिन आज अपनी कवरेज में और अगले दिनों जब हम ये कवरेज करेंगे, अब हम भारत के इन तमाम नागरिकों से जो लगातार यूक्रेन से यहां पर पहुंच रहे हैं, अब हम उनसे सीधे बातचीत कर पाएंगे और आज भी और आने वाले कई दिनों में हम आपको सच्चाई बताएंगे कि सच्चाई है क्या वाकई भारत के छात्रों को वहां पर जबरदस्ती रोका जा रहा था, क्या वाकई बॉर्डर पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्या नस्लीय भेदभाव बॉर्डर पर हो रहा है, यानी जो यूरोप के नागरिक हैं जिनको वो कहते हैं कि जिनका रंग साफ है, भूरे बाल हैं और नीली आंखें हैं, क्या उन्हें पहले बॉर्डर पार करने की इजाजत दी जा रही है और जो एशिया के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, अफ्रीका के जो लोग हैं, क्या उनके साथ भेदभाव बरतते हुए उन्हें वहां से नहीं गुजरने दिया जा रहा है? क्योंकि ये आरोप भी आज लग रहे हैं। और एक और बात आज हम आपको बताना चाहते हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। भारत की सरकार ने रशिया की सरकार से और यूक्रेन की सरकार से लगातार वो बातचीत कर रही है और जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया और वो इसलिए दिया गया ताकि भारत सरकार के कहने पर 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया जाए और उस दौरान भारत के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं वो किसी भी तरीके से वहां से जल्दी से निकाले जा सकें। और आपको याद होगा कल ही भारत ने यह एडवाइजरी जारी की थी अपने नागरिकों के लिए जो खार्किव में फंसे हुए थे कि वो हर कीमत पर कुछ भी करके आज के आज ही खार्किव से निकल जाएं, चाहे पैदल निकलें, चाहे ट्रेन से निकलें, चाहे बस से निकलें, लेकिन उन्हें हर कीमत पर खार्किव से निकलना है। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस तरह की एडवाइजरी भारत सरकार ने क्यों जारी की थी। उसका कारण यह था कि भारत ने इस युद्ध को 6 से 8 घंटे के बीच तक रुकवा दिया था और इस युद्ध को इसलिए रोका गया इतने घंटों तक ताकि भारत के नागरिक वहां से सुरक्षित निकल सके। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहां से बता रहा हूं जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी और ये किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात है क्योंकि इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश इस युद्ध में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। वो भूमिका निभाना चाहते हैं लेकिन अभी उनकी इतनी ताकत नहीं कि वो कोई भूमिका निभा सकें। लेकिन भारत जैसे देश ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कम से कम इस युद्ध को 6 से 8 घंटे तक रोक कर रखा। ये अपने आप में किसी भी देश की सॉफ्ट पावर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। A war was stopped, again, is the language that I am not. We were told this is the way to get our citizens out. I limit myself to that. Whether the war was stopped, not stopped, who stopped it, I'm not getting into that. 20,000 was our estimate because from registration, clearly if 18,000 have come out, and we estimate at least a couple of thousand there because, as I said, 1,000 are sitting in Pishochin and there are some people in Sumy, there are some in Kharkiv, plus some more on the western side. So clearly people didn't register. So we estimated this and I think there will be some more people who will suddenly pop up. जैसा कि आप सब जानते हैं आज युद्ध का 8वां दिन है और रशिया की सेना अब कीव के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। रशिया का दावा है कि उसका 65 किलोमीटर लंबा सैन्य काफिला सेंट्रल कीव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है और इस काफिले की कुछ और नई तस्वीरें हमारे पास आज आई हैं।
कीव में आज रशिया की सेना ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं और यूक्रेन का आरोप है कि आज रशिया ने कीव में 70 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया, जिनमें कई नागरिकों की मौत हो गई है। इसके अलावा कीव में आज मिसाइल अटैक्स भी किए गए, जिनमें सरकारी इमारतों और सेना के ठिकानों को निशाना खास तौर पर बनाया गया। Ебать, опять сейчас! Ебать, опять сейчас! पूर्वी यूक्रेन के मैरियोपोल में स्थित सिटी सेंटर में आज डरा देने वाली तस्वीर मिली। वहां रशिया की सेना एक विस्फोट में सिटी सेंटर को कुछ ही सेकंड में रशिया की सेना ने उड़ा दिया और इसके बाद पूरे इलाके को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। Боже милостивый, а. Боже милостивый, а. Боже मилостивый, а. इस समय यूक्रेन का 70% हिस्सा युद्ध की आग में जल रहा है और रशिया की सेना का दावा है कि उसने दक्षिणी यूक्रेन में स्थित खैरसॉं इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। यानी ये इलाका अब पूरी तरह से रशिया के नियंत्रण में आ चुका है। इसके अलावा पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और मैरियोपोल और डोनबास प्रांत में भी रशिया की सेना काफी मजबूत स्थिति में आ गई है और डोनेत्स्क पूर्वी यूक्रेन का वही क्षेत्र है जिसे व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। इसी तरह उत्तरी यूक्रेन में स्थित यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रशिया की सेना नियंत्रण की लड़ाई लड़ रही है और खार्किव में आज बड़े स्तर पर रशिया की सेना ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि रशिया की सेना ने सबसे ज्यादा सैनिक इसी इलाके में भेजे हैं और यूक्रेन के सैनिक भी बड़ी संख्या में वहां पर तैनात थे। यानी खार्किव यूक्रेन का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र इस समय बना हुआ है। Прям только что прилетело. Пизда. Прям только что прилетело. Пизда. Ебать. इसके अलावा बेलारूस से भी रशिया की सेना कीव की तरफ बढ़ रही है और कीव की घेराबंदी के लिए रशिया ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। यूक्रेन का आरोप है कि रशिया के 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स, लगभग 100 टैंक्स और 10,000 सैनिक कीव को घेर कर इस समय खड़े हुए हैं। Ебать, опять сейчас! Прям только что прилетело. Пизда. Боже милостивый, а.
базу на нашу, да? What the hell was that? I know. I don't know. It was almost like lightning. Because it's a big flash. And Probably then, nuclear. No, I'm joking. Ще один збитий танк на сторону Боброва, Лебединський район. Все остальное, вот вам, сука, ваш. Блять, это пизда, нахуй, просто, блять. Хуесосы, как вы ебашите мирных жителей, сука. Гондоны вы ебаные, нахуй. पोलैंड में मैं जहां इस समय खड़ा हुआ हूं वहां पर और इस पूरे इलाके में, चाहे आप यूक्रेन के बॉर्डर की बात कर लीजिए या दूसरे इलाकों की बात कर लीजिए, मौसम भारत से बिल्कुल विपरीत है, भारत से बिल्कुल अलग है। और अगर आप मेरी बात करें तो जिस जगह पर मैं इस समय यहाँ खड़ा हुआ हूँ, यहाँ इस समय का जो तापमान है वो होगा -6 से -10 के आसपास कहीं भी तापमान हो सकता है। मतलब जमा देने वाली सर्दी है। और इस समय यहाँ बाहर खड़े होकर आपसे बात करना भी काफ़ी मुश्किल हमारे लिए हो रहा है। तो ये एक नया अनुभव है जब इतने सर्द मौसम में रिपोर्टिंग भी करनी पड़ रही है। और उन लोगों का आप सोचिए जो इस सर्द मौसम में जो लाखों शरणार्थी हैं, जो यूक्रेन में अपने अपने घर छोड़कर इस समय भटक रहे हैं और वो नहीं जानते कि उनका भविष्य आने वाले दिनों में क्या है। मैं यहाँ पोलैंड में हूँ। पोलैंड में हमारी लोगों से बात हुई। हालांकि पोलैंड में युद्ध जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई माहौल यहाँ पर नहीं है जिससे कि किसी को डर लगे, लेकिन एक अजीब सी शांति है यहाँ पर, एक अजीब सी चुप्पी यहाँ पर लोगों के अंदर मैंने देखी है। लोगों में एक अजीब सी परेशानी है और लोग बेचैन हैं। वो अभी इस पूरे खतरे को भांप नहीं पा रहे हैं, इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक बेचैनी हम यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ हम जब हैं तो जीवन हर रोज़ की तरह यहाँ चल ही रहा है। हर रोज़ की तरह लोग अपने काम पर जा रहे हैं, हर रोज़ की तरह सड़कों पर आपको यहाँ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और सब कुछ पहले जैसा ही है। लेकिन जो पहले जैसा नहीं है वो है इस वक्त की बेचैनी। और ये बेचैनी इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से लाखों शरणार्थी यूक्रेन से यहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरीके से इस युद्ध का विस्तार हो रहा है, तो क्या यूक्रेन के युद्ध के जो छींटे हैं वो यहाँ तो नहीं आ जाएंगे? क्या वो आग यहाँ तक तो नहीं आ जाएगी? क्या उसकी लपटें यहाँ तक तो नहीं आ जाएंगी? और इसके बाद ये युद्ध कितने और देशों तक फैलेगा? क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि ये वो जगह है जिसका बॉर्डर रशिया से भी लगता है और इसका बॉर्डर यूक्रेन से भी लगता है। अमित प्रकाश भी इस समय यूक्रेन और पोलैंड के एक दूसरे बॉर्डर पर एक रेफ्यूजी कैंप के पास मौजूद हैं। अमित, ये आरोप लग रहे हैं कि यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ और ट्रेन में सफर करने के दौरान उनके साथ काफी नस्लीय भेदभाव हुआ है। भारतीय छात्रों के साथ भी भेदभाव हुआ है, उन्हें भी काफी परेशानी हुई। और खुद यूक्रेन का एशिया और अफ्रीका के लोगों के लिए हेल्प नंबर जारी जो करना है वो अपने आप में कुछ इशारा करता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आपने जितने शरणार्थियों से बात की है, जो भी आपको अलग अलग लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, आप हमें क्या बता सकते हैं इस कैंप से? देखिए, मैं एक बात यहां बिल्कुल साफ कर देता हूं कि पिछले कुछ घंटों की रिपोर्टिंग में कई सारे भारतीय मूल के जो छात्र हैं, जो ग्रुप्स आ रहे हैं यूक्रेन की साइड से, उनकी तरफ से तमाम ऐसे आरोप लगे हैं जो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी, जो इंटरव्यूज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि कीव और खार्किव और इसके अलावा जो आसपास के जो शहर हैं वहां से जो छात्र या जो परिवार आ रहे हैं उनके साथ रेसिज्म के आरोप वो लगा रहे हैं कि उनके ऊपर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और साथ साथ
ये भी मैं आपको बता दूं, जिस तरह के भेदभाव का आरोप वो लगा रहे हैं, उनको ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास डॉलर्स नहीं है तो आपके पास जो भी कीमती सामान है, आपका मोबाइल फोन है, आपके पास ऑर्नामेंट्स हैं, आपके पास कुछ और कीमती सामान जो आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, जो ज्वेलरी है, वो आप दीजिए, तभी हम आपको ट्रेन में चढ़ने देंगे। साथ साथ उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप इस ओरिजिन से हैं, आपको बाद में जाना होगा। उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। यहां तक कि कई सारे स्टूडेंट्स मिले, कई सारी लड़कियां थी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको धक्के मार के ट्रेन से बाहर निकालने की भी कोशिश कई बार की गई, उन्हें खींच के ट्रेन से बाहर निकाला गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनको जाना ही है, किसी भी कीमत पर जाना है। बहुत जोर जबरदस्ती के बाद उन्हें जाने की इजाजत मिली है। और ये स्थिति सिर्फ एक शहर से निकलने वाले, ऐसा नहीं है कि कीव से निकलने वाला या फिर खार्किव से निकलने वाला जो परिवार है, सिर्फ उनके साथ ये स्थितियां हैं। ये स्थितियां हर एक उस स्टूडेंट के साथ है जो अलग अलग बॉर्डर से, चाहे वो अलोंग द बॉर्डर्स, अगर आप ईस्ट यूक्रेन की बात करें, क्योंकि जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो पूरा वेस्ट यूक्रेन का बॉर्डर है जो कि पोलैंड से टच करता है। वेस्ट यूक्रेन तक आने के लिए तकरीबन एक ऐसा स्टूडेंट मिला जो तकरीबन 151 किलोमीटर की दूरी उसने पैदल तय की है और उसकी हालत बहुत खराब है। अलग अलग जगहों से ट्रेन लेके आधे रास्ते तक आना, फिर वहां से टैक्सी लेके फिर कुछ दूर तक आना, फिर वहां से पैदल चल के इस वेस्टर्न बॉर्डर तक पहुंचना यूक्रेन के, ये उनके लिए लगातार टफ होता जा रहा है, क्योंकि रास्ते में उनके साथ तमाम इस तरह की बातचीत हो रही है, तमाम इस तरह की चीजें हो रही हैं जिसमें वो किस तरीके से अपने आप को बचते और बचाते यहां तक पहुंच रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा बीच में कई जगह पे दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आखिरकार यहां से आगे अब कैसे जाना है, क्योंकि उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ उनके सामान की छीना झपटी भी कई जगहों पे हुई, उनसे कई लोगों से मोबाइल फोन ले लिए गए, उनके आईपैड्स उनसे ले लिए गए। टैक्सी वाले जो यूक्रेन की साइड में, अगर आपके पास वो पैसे मांगते हैं, अगर पैसे नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि उनसे उनके आईपैड्स और मोबाइल तक ले लिए जा रहे हैं कि आप ये दीजिए, तभी हम आगे की डेस्टिनेशन तक आपको छोड़ेंगे। दूसरी बात, जहां बॉर्डर पे लाइन लगी है पोलैंड में दाखिल होने के लिए, वहां पर भी कई सारी ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई जहां पे इंडियन स्टूडेंट के साथ, इंडियन परिवारों के साथ मारपीट के मामले आए, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार हुआ, उनके साथ बदतमीजियां भी हुई, जैसा वो आरोप लगा रहे हैं। धक्का मुक्की का भी कई सारी धक्का मुक्की की घटनाएं भी उन्होंने रिपोर्ट की हैं। तो कुल मिला जुला के जो इंटरव्यूज हमने किए हैं उसमें यह पता चल रहा है कि जैसे खराब होती स्थिति के बीच में अभी ऐसा लग रहा है कि स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं, और खासतौर पे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके साथ एक भेदभाव वाला रवैया हर बीतते समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये घटनाएं और भी ज्यादा रिपोर्ट हो रही हैं पहले से। अमित, हमारे देश में एक ये बड़ी चर्चा चल रही है और इस पर राजनीति भी हो रही है कि हमारे जो लोग हैं यहाँ पर जो फंसे हुए हैं, छात्र भी हैं और जो दूसरे भारतीय नागरिक हैं, उनका इवैक्यूएशन कैसे चल रहा है, उसकी पूरी प्रक्रिया हमारे जो दूतावास हैं, हमारे जो सरकार के लोग हैं वो कैसे चला रहे हैं। और आज क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ा ये भी बताइए कि दुनिया के जो दूसरे लोग हैं, दूसरे देश, वो अपने नागरिकों को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। तो आज हम अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहते हैं, जब हम खुद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हैं, कि भारतीय लोगों का जो इवैक्यूएशन है वो कैसा चल रहा है, और दूसरे जो देश हैं दुनिया के, उनके नागरिकों को निकालने के लिए किस तरह का काम चल रहा है, और फिर आप दोनों की तुलना कर सकते हैं। देखिए, एक और ताज़ा अपडेट आपको दे दूं मैं। पोलैंड और यूक्रेन के इस बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, बोदेमिर्स जो बॉर्डर है, वहां पर ये जो तमाम गाड़ियां हैं ये उस पार जाके लोगों को लाने के लिए खड़ी हैं। ये रेस्क्यू के लिए गाड़ियां हैं और ये फ्री शटल लोगों को उपलब्ध कराया गया है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें, इस वक्त मैं जो तस्वीर देख पा रहा हूं, राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगी हुई एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, और ये भी हमारे देश की गाड़ियां यहाँ पर कई सारी खड़ी हैं, बिल्कुल बॉर्डर के अलोंग। आप कह लीजिए कि बिल्कुल बॉर्डर से कुछ ही मीटर की दूरी पे ये गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, और ये इंतजार कर रही हैं उन भारतीयों का जो बॉर्डर को क्रॉस करके आने वाले हैं। हम लगातार यहाँ जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, जो इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार यहाँ उन लोगों से संपर्क में हैं जो बॉर्डर के उस पार हैं। और ऐसा यहाँ की मीडिया, यहाँ की जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो पोलैंड की लोकल मीडिया है, वो इस बात को रिपोर्ट कर रही है कि ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसपे भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि सबसे बड़ी तादाद भारतीयों की है जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं
भारतीय मूल के लोग जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और भारत का ही एकमात्र दूतावास है, भारत की ही एकमात्र एम्बेसी है जिसके ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद हैं। भारत की एम्बेसी के ऑफिशियल्स के अलावा शायद किसी दूसरे देश के जो ऑफिशियल्स हैं वो फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बॉर्डर से कुछ दूरी पर हैं, लेकिन भारतीय एम्बेसी के ऑफिशियल्स इस बॉर्डर पे खास तौर पे मौजूद हैं अपने लोगों को रिसीव करने के लिए, उन्हें इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि भाई आप आएंगे और गाड़ी आपको सामने ही दिख जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप कुछ घंटों से लाइन में खड़े हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वहाँ अपने पासपोर्ट की स्टैंपिंग करा रहे हैं और वहां से अगर आप अभी इस वक्त निकल रहे हैं तो आपको ठीक बॉर्डर के सामने हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ एक वाहन दिखेगा, भारत का तिरंगा आपको सामने दिखेगा और वो हमारी पहचान होगी कि हम आपके इंतजार के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त जो कहा जा रहा है, बीती रात तकरीबन ऐसा माना जा रहा था 1300 से 1400 भारतीयों को यहाँ अलग अलग बसेस से ट्रांसपोर्ट करके और आगे फिर पोलैंड के अलग अलग शहरों में ले जाया गया, जहाँ उनको शेल्टर होम्स में रखा गया है और अभी भी इंतजार हो रहा है। कई भारतीय अभी भी यहाँ पर आने के लिए उस पार हैं, जिनका इंतजार यहाँ ऑफिशियल्स जो इंडियन एम्बेसी के हैं वो कर रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए। और अब आपको हम लेकर चलते हैं हंगरी के बुडापेस्ट में, जहां शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। शिवांगी, आप हमें बुडापेस्ट से क्या अपडेट दे सकती हैं, क्योंकि वहां पर भी बड़ी संख्या में भारत के छात्र पहुंच रहे हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं ऑपरेशन गंगा भारत सरकार ने चलाया है, तो आपने वहां पर क्या देखा और हमारे जो भारत के छात्र हैं उनके लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो उससे कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं? जी देखिए, लगातार भारतीय छात्रों से हम यहाँ बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो यूक्रेन में थे उस वक्त क्या हालात थे और किस तरह से वो बॉर्डर पार कर हंगरी पहुँचे हैं। यहाँ भी इन तमाम स्टूडेंट्स से हमने बात की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी ने, भारत सरकार ने उनकी समय रहते मदद की और जितनी हो सकती थी उतनी मदद की है। और साफ तौर पर यहाँ पर खुद यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैं, उनसे भी हमने बातचीत की और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, अगले 3 से 4 दिन में लगभग जितने भी छात्र वहां पर हैं उन सबको इवैक्यूएट करके वतन वापसी की जाएगी। और यही कारण है, देखिए यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी जिस तरह के वहाँ पर हालात बन गए थे, लेकिन भारत सरकार जो है वो लगातार यहाँ पर प्रयास कर रही थी और तमाम, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो या समय समय पर एडवाइजरी जारी करना हो, उसके ज़रिए स्टूडेंट्स तक सटीक और सही जानकारी पहुँच रही थी, जिसके बाद वो अलग अलग देशों के जो बॉर्डर्स है, चाहे वो स्लोवाकिया हो, रोमानिया हो, पोलैंड हो या फिर हंगरी जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पहुँच पाए हैं और समय रहते पहुँचे हैं। इसीलिए अब उनकी वतन वापसी हो रही है। इंडिगो, स्पाइस जेट, इसके अलावा अब देखिए भारतीय वायुसेना भी अब इस पूरे इवैक्यूएशन प्रोसेस में मदद कर रही है, लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर रही है और कुल मिलाकर छात्र पूरी तरह से संतुष्ट नजर आए। जितने भी छात्रों से हमने बात की और उनका ये कहना था कि अब जो उनके बचे हुए दोस्त हैं यूक्रेन में, उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए, तभी ये छात्र भी राहत की सांस लेंगे। तो यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र की महासभा में रशिया के खिलाफ पेश हुआ निंदा प्रस्ताव भी अब पास हो गया है। सबसे पहले आपको इस वोटिंग का पूरा स्कोर कार्ड दिखाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कुल मिलाकर 193 देश हैं, लेकिन इस वोटिंग में हिस्सा लिया था सिर्फ 181 देशों ने और इनमें से भी 141 देशों ने रशिया के खिलाफ पेश हुए निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया, 5 ने इसका विरोध किया, जबकि 35 देशों ने वोट नहीं दिया। यानी ये देश वोटिंग के दौरान उपस्थित थे लेकिन इन्होंने वोट नहीं डाला, एब्सटेन किया। यानी रशिया के खिलाफ पेश हुए इस निंदा प्रस्ताव को बहुमत से 20 से ज्यादा वोट मिले और बहुमत के लिए 121 वोट चाहिए थे। बहुत आसानी से ये प्रस्ताव पास हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रस्ताव से रशिया को नुकसान क्या होगा, क्या ये रशिया की हार मानी जाएगी? तो इसका जवाब ये है कि रशिया ने जिन देशों और क्षेत्रों को
सैन्य कार्रवाई के तहत हासिल किया है, ऐसे किसी भी देश और क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र मान्यता नहीं देगा। इसके अलावा रशिया को यूक्रेन से तत्काल और बिना शर्त के अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। हालांकि रशिया इस प्रस्ताव को कितना मानता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आप सब जानते हैं वो मानेगा भी नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अक्सर जिन देशों के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव पास होते हैं वो इन्हें नहीं मानते और रशिया भी शायद इस प्रस्ताव को नहीं मानेगा। इस वोटिंग में दुनिया के कुछ बड़े सरप्राइजेस भी छिपे हुए हैं, वो भी आप देख लीजिए। जैसे पहला सरप्राइज तो यही है कि चीन ने इस वोटिंग से खुद को एब्सटेन किया। चीन ने वोट नहीं डाला। वो वोटिंग का हिस्सा तो था, लेकिन उसने अपना वोट नहीं डाला। जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ रशिया और चीन मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, नया ब्लॉक बना रहे हैं, तब चीन का रशिया को खुलकर समर्थन न देना थोड़ा हैरान करता है। इससे यह भी पता चलता है कि चीन एक ऐसा देश है जो केवल अपने हित और अपना स्वार्थ देखता है। चीन की तरह भारत ने भी एब्सटेन किया और वोट नहीं डाला। हालांकि इसमें कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि इस समय भारत की कोशिश यही है कि वो पश्चिमी देशों को भी नाराज ना करे और रशिया के खिलाफ भी ना जाए। लेकिन पाकिस्तान का एब्सटेन करना एक बड़ा सरप्राइज है। 1945 से 1990 के बीच जब 45 वर्षों तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध लड़ा गया, उस समय पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में हुआ करता था और उसकी नीतियां सोवियत संघ के हमेशा खिलाफ रही। लेकिन आज पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में वोट न डालकर एक तरह से रशिया का समर्थन किया है और वो अमेरिका के खिलाफ गया है। इसके पीछे इमरान खान और पुतिन के बीच हाल ही में हुई मुलाकात भी हो सकती है। आप जानते हैं इमरान खान अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते रशिया के दौरे पर गए थे। एक और बात, जब दुनिया रशिया को यूक्रेन पर हमले के मामले में अलग थलग करने की कोशिश कर रही है, तब इमरान खान रशिया के साथ ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने वाले शायद दुनिया के पहले नेता हैं। पाकिस्तान ने रशिया के साथ प्राकृतिक गैस के आयात का एक समझौता किया है और इस वोटिंग में अफगानिस्तान ने भी दुनिया को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। अफगानिस्तान ने रशिया के खिलाफ वोट दिया। सोचिए ये कितना बड़ा मजाक है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार रशिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को सही मान रही है, जबकि अफगानिस्तान में इस्लामिक जिहाद के नाम पर लाखों लोगों का दमन पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। रशिया के समर्थन में केवल 5 देश सामने आए और इन 5 देशों में खुद रशिया का भी एक वोट है। इसके अलावा सीरिया, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और एक अफ्रीकी देश एरिट्रिया, बस ये वो देश हैं जिन्होंने रशिया के समर्थन में वोटिंग दी है। यानी किसी भी बड़े देश ने रशिया के समर्थन में वोट नहीं दिया और ये रशिया का संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अब तक का सबसे बड़ा अपमान है। अब ये बात तो सब जानते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां और उनके नेता अब तक पुतिन के दिमाग और उनकी कार्यशैली को समझने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन देशों के नेताओं को काफी असमंजस में डालकर रखा है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब देखिए कि भारत की रणनीति क्या है। भारत शायद दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहकर एक तरह से रशिया का समर्थन किया है। लेकिन दूसरी तरफ इसी वोटिंग के कुछ घंटों के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की वर्चुअल बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा शामिल हुए। यहां नोट करने वाली बात यह है कि क्वाड में केवल यही 4 देश हैं और इनमें से भारत को छोड़कर बाकी सभी 3 देशों ने रशिया के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है। लेकिन भारत ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बावजूद भारत क्वाड में भी हिस्सा ले रहा है और वो रशिया और यूक्रेन के मामले में भी अपनी निष्पक्ष भूमिका निभा रहा है। और इसी संतुलन ने अमेरिका जैसे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है। अब आप ये समझिए कि क्वाड क्या है। क्वाड का गठन वर्ष 2004 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इंडो पैसिफिक यानी हिंद और प्रशांत महासागर के एक बड़े इलाके को मिलाकर बना है और इसकी सीमाएं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को छूती हैं। अब क्योंकि नक्शे पर इसका आकार एक चतुर्भुज की तरह है, इसलिए इसे क्वाड कहते हैं। और इसी इलाके में साउथ चाइना सी भी आता है, जिसे लेकर चीन का 9 देशों के साथ विवाद है। संक्षेप में कहें तो क्वाड चीन के खिलाफ तैयार हुआ अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है।
लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि इसके उद्देश्यों का विस्तार हो और इसमें चीन की तरह रशिया को एजेंडे पर लाया जाए, जबकि भारत ऐसा कभी नहीं चाहेगा। आज से 2 महीने पहले तक अमेरिका का पूरा ध्यान चीन पर था, लेकिन अब यह फोकस चीन से हटकर रशिया पर आ गया है। लेकिन भारत का हित इसमें है कि वो ये सुनिश्चित करे कि क्वाड चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए ही काम करता रहे, बाकी जगह ना काम करे, और प्रधानमंत्री मोदी इसी दिशा में कोशिश कर रहे हैं। आज की बैठक का फोकस हिंद और प्रशांत महासागर में भारत के हितों पर था, चीन के खतरे को लेकर था, और भारत ने रशिया पर भी सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। महाशक्तियों के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाता है, ये आज दुनिया प्रधानमंत्री मोदी से सीख सकती है। और आज भारत में और दूसरे देशों में जो लोग कह रहे हैं कि भारत को स्पष्ट करना चाहिए कि वो रशिया के साथ है या अमेरिका के साथ है या पश्चिमी देशों के साथ है, तो ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि कूटनीति के खेल में वही देश जीतता है जो शुरुआत में अपने पत्ते नहीं दिखाता, और भारत भी ये बताना नहीं चाहता किसी को अभी कि वो असल में किसके साथ है। वो संतुलन के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों से बातचीत कर रहा है और रशिया के साथ भी लगातार संपर्क में है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी 2 बार व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन के मामले पर बात कर चुके हैं। अब आपको यह भी देखना है कि रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध का सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 साल बाद कच्चे तेल की कीमतें $113 प्रति बैरल पर पहुंची हैं, और अनुमान है कि अगर ये युद्ध 15 दिन और भी चल गया तो ये कीमतें $130 तक चली जाएंगी। क्या आपको पता है कि जिस रशिया की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में ये वृद्धि हुई, उसी रशिया को इसका सबसे ज्यादा फायदा भी हो रहा है। अमेरिका के बाद रशिया कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और रशिया प्रतिदिन 1 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिनमें से 50 से 60 लाख बैरल कच्चा तेल वो हर रोज दुनिया के दूसरे देशों को बेचता है। और इन देशों में जर्मनी है, इटली है, नीदरलैंड्स है, पोलैंड है, वही पोलैंड जहां मैं खड़ा हूं इस समय, फिनलैंड है, लिथुआनिया, ग्रीस, रोमानिया और बल्गारिया जैसे पश्चिमी देश शामिल हैं। और बड़ी बात यह है कि रशिया जो कच्चा तेल बेचता है उसका आधा हिस्सा इन्हीं देशों को मिलता है। अब पॉइंट यह है कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि रशिया की घेराबंदी के लिए ओपेक देश कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा दें, ताकि वो रशिया पर अपनी निर्भरता को कम कर सकें और रशिया की तेल कंपनियों को इससे ज्यादा नुकसान हो। लेकिन ओपेक देशों ने ऐसा करने से मना कर दिया, और इन देशों में है ईरान, इराक, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब। सऊदी अरब तो कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला दुनिया का 3रा सबसे बड़ा देश है। यानी ओपेक देशों के इनकार करने से पश्चिमी देश चाहकर भी तेल के लिए अपनी निर्भरता को रशिया से घटा नहीं पा रहे, और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से रशिया को ही पैसे का फायदा हो रहा है। अनुमान है कि अगर इस साल कच्चे तेल की कीमतें औसतन $90 प्रति बैरल से ज्यादा रहती हैं, तो रशिया को लगभग $65 बिलियन यानी 4,87,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फायदा होगा। यानी रशिया की तेल कंपनियों को इस संकट से जबरदस्त मुनाफा हो सकता है, या कह लीजिए कि होने वाला है। जबकि ऐसे देश जो कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करते और जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं है, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए भारत दुनिया में कच्चे तेल का आयात करने वाले टॉप 3 देशों में शामिल है, और यही वजह है कि इसकी कीमतें हमारे देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। और अब ऐसा हो भी रहा है, और इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल हमारे देश में महंगा हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सब्जियां, फल और दूसरी चीज़ों के दाम भी उसी हिसाब से भारत के बाजारों में बढ़ जाएंगे। यानी युद्ध शुरू करने वाले रशिया को तो इसका फायदा होगा, लेकिन भारत और दूसरे देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आज एक बड़ा सवाल जो दुनिया पूछ रही है वो ये कि अगर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध को जीत लिया तो फिर क्या होगा? इसके बाद पुतिन अगला कदम क्या उठाएंगे? क्या वो यूक्रेन में रशिया समर्थित सरकार का गठन करके अपनी सेना को वापस बुला लेंगे, या वो अपने अखंड रशिया के मिशन पर लगातार इसी तरह काम करते रहेंगे? आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है? इस समय रशिया और पुतिन के लिए सबसे भरोसेमंद देश है बेलारूस।
बेलारूस न सिर्फ रशिया की मदद कर रहा है, बल्कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यह ऐलान किया है कि भविष्य में सही समय देखकर वो बेलारूस का रशिया में विलय भी कर देंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने शायद गलती से पुतिन की अगली योजना के बारे में दुनिया को बता दिया, या कह लीजिए कि उनके मुंह से निकल गया। बेलारूस में सुरक्षा परिषद की बैठक में लुकाशेंको ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को यह बता दिया कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला निशाना मोल्डोवा हो सकता है। मोल्डोवा वही देश है जो एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा होता था और वर्ष 2009 तक यहां रशिया द्वारा समर्थित सरकारों का शासन होता था। लेकिन इसके बाद मोल्डोवा में यूक्रेन की तरह ऐसी सरकारों का शासन आया जिनका झुकाव रशिया से ज्यादा पश्चिमी देशों की तरफ हो गया। इसलिए हो सकता है कि पुतिन पहले यूक्रेन पर कब्जा करें और फिर उनका अगला निशाना मोल्डोवा हो सकता है। Атомная станция – это страшнее ядерного оружия. Торрент-2, которые мы новые закупили, называют точки. Они, наверное, не секретные для натовцев, они все видят. Мы поставим С-400, который будет находиться чуть западнее Минска. 1000 раненых прибыли в Гомель. Кричат наши беглые и прочее. ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पुतिन अब अखंड रशिया के अपने मिशन को पूरा करना चाहते हैं और इस मिशन के तहत वो रशिया की सीमाओं का लगातार विस्तार कर रहे हैं और मोल्डोवा देश इसी कड़ी का हिस्सा है और इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि मोल्डोवा नेटो का सदस्य देश नहीं है, इसलिए अगर रशिया वहां अपनी सेना भेजता है तो नेटो देश यूक्रेन की तरह उसे भी बचाने के लिए नहीं आएंगे। दूसरी बात, मोल्डोवा के पास कोई बहुत बड़ी सेना भी नहीं है और रशिया चाहे तो कुछ दिनों में नहीं बल्कि कुछ घंटों में उसे सरेंडर करवा सकता है, क्योंकि मोल्डोवा के पास सेना बहुत ही छोटी है। उसके पास गिनती के 19,000 सैनिक हैं केवल, जिनमें सक्रिय सैनिकों की संख्या तो केवल 6,000 है, जबकि रशिया के पास 8 लाख सक्रिय सैनिक हैं। इसके अलावा मोल्डोवा के पास केवल 3 एयरक्राफ्ट हैं और सिर्फ 10 टैंक्स हैं और फाइटर जेट तो उसके पास एक भी नहीं है, जबकि रशिया के पास न्यू जनरेशन के ही 772 लड़ाकू विमान हैं और 4100 एयरक्राफ्ट और 12,000 टैंक्स की बहुत बड़ी आर्मी रशिया के पास है। यानी रशिया के लिए मोल्डोवा को जीतना आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ घंटों का काम होगा। एक और बात, मोल्डोवा की यूक्रेन के साथ 1222 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और दोनों देशों की सीमा पर ट्रांसनिस्ट्रिया नाम का एक क्षेत्र मौजूद है। वैसे दुनिया इस इलाके पर मोल्डोवा के नियंत्रण को सही मानती है, लेकिन असल में ये इलाका एक स्वतंत्र देश की तरह है और यहाँ की अलग सरकार है, अलग संसद है और इस क्षेत्र की अपनी अलग सेना भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस इलाके को रशिया समर्थित ताकतों का गढ़ माना जाता है और यहाँ 2000 रशियन सैनिक पहले से ही तैनात हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मोल्डोवा पर रशिया की नज़र पहले से थी और हो सकता है कि पुतिन के दिमाग में ये बात चल रही हो कि जब दुनिया यूक्रेन पर हमले के लिए रशिया को गलत मान ही रही है, तब रशिया अपनी सीमाओं का विस्तार ऐसे ही जारी रखे, क्योंकि अगर रशिया मोल्डोवा पर भी अपना कब्जा कर लेता है तो वहां रशिया के समर्थन वाली सरकार बनवा देता है, तो पुतिन अखंड रशिया के अपने मिशन में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे। अखंड रशिया बनाने के लिए पुतिन वर्ष 2000 से ही काम कर रहे हैं और आप इस मिशन को इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। वर्ष 2008 में रशिया ने जॉर्जिया के 2 प्रांत अबकाजिया और साउथ ओसेटिया को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। 2014 में क्राइमिया का रशिया में विलय कर लिया और 2022 में यानी अभी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को भी एक देश के रूप में मान्यता दे दी और अब पुतिन का अगला निशाना मोल्डोवा हो सकता है। और अब आप समझ लीजिए कि अगर पुतिन बाकी के पड़ोसी देशों को निशाना बना रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो दूसरे पड़ोसी देश हैं उनमें भी बेचैनी बहुत बढ़ जाएगी। और ऐसा ही एक पड़ोसी देश है पोलैंड, जो कि इस समय नेटो देशों का गढ़ बना हुआ है। और जो मैं जिस बेचैनी की आपसे बात कर रहा था वो इसी तरह की बेचैनी है कि अगर रशिया अपने इस युद्ध का विस्तार करता चला गया, अगर ये युद्ध एक देश से दूसरे देश में फैलता चला गया, तो फिर जो आगे जो देश हैं, जो एक ज़माने में पुराने कम्युनिस्ट देश हुआ करते थे, जी हाँ, जो ऐसे देश हैं जो एक ज़माने में सोवियत संघ के
हिस्सा हुआ करते थे, उन देशों में बेचैनी बढ़ना बहुत ही लाजमी है। और उस लिहाज से हम आज जिस जगह से आपको ये शो दिखा रहे हैं, यानी पोलैंड से, उस लिहाज से ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस समय जी मीडिया के 3 संवाददाता पड़ोसी देशों में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं इस समय जो यूक्रेन के बॉर्डर पर हैं, हमारे एक संवाददाता हंगरी के बुडापेस्ट में हैं, और मैं यहाँ वॉर्सो से ग्राउंड जीरो से आपके लिए इस युद्ध की सबसे बड़ी कवरेज आज हम लेकर आए हैं। पश्चिमी यूक्रेन से बुदमियर्स बॉर्डर है, जो कि पोलैंड और यूक्रेन के बीच का बॉर्डर है, और वहां से सबसे ज्यादा संख्या में भारतीय मूल के छात्र और परिवार इस वक्त दाखिल हो रहे हैं। रेजोव जो शहर है वहां पर, और वहां पर एक कैंप सेंटर बनाया गया है, जिस कैंप सेंटर में तमाम वो परिवार, तमाम वो स्टूडेंट्स जो पहुंच रहे हैं, उन बॉर्डर से यहाँ तक पहुँचने वाले लोग, उन लोगों को यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है। इस पूरे एक्चुअली एक होटल है जिसको एक कैंप में अब तब्दील कर दिया गया है, और यहाँ लगातार छात्र और परिवार जो भारतीय मूल के हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है। इस वक्त जब हम ये रिपोर्ट यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, तकरीबन 800 के संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो यूक्रेन के कौन कौन से हिस्सों से यहाँ पहुँचे हैं, तो ये बताइए। और अब आप कह रहे थे कि एक बड़ी लंबी यात्रा से लोग यहाँ पर पहुँचे, पैदल भी बहुत लंबे चल के आए हैं यहाँ पर। यस, यहाँ पे जो भी छात्र आए, जो स्टूडेंट्स आए, बच्चे आए हुए, यूक्रेन से डिफरेंट पार्ट से आए हुए, और दे ऑल हैव देयर डिफरेंट स्टोरीज। कोई छात्र 150 किलोमीटर्स चल के आए, और जब आप उनकी स्टोरीज सुनो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 16 घंटे हम लोग एक छोटे से जगह में खड़े थे, वहाँ से 16 घंटे खड़े होकर हम लोग पहुँचे कीव। फिर ये दिक्कत थी, कीव में इंडियंस को उतार दे रहे थे नीचे कि तुम्हें नहीं जाना है, हमें जाना है। हमारे रूम में एक मिले थे जो 160 किलोमीटर उतार थे, मैं 160 किलोमीटर से चल गया। उन्होंने दिखाया पूरे पैर उनके कट चुके थे। बहुत मतलब स्थिति सर बहुत देख के दुख हो रहा है, और हम लोग तो वहाँ सीधे मौत देख रहे थे। वहाँ पे आपको निकलना मतलब आपको जान को हथेली पे रखने की बात है। हम लोग वहाँ से निकले कीव, हमारी 24 तारीख की फ्लाइट थी, लेकिन अटैक के कारण वो एयरपोर्ट बंद हो गया, तो वहाँ पे हम कीव में फंस गए। कीव में हम एम्बेसी वालों के पास गए, एम्बेसी वालों ने भी हमारे को सपोर्ट किया एक टाइम तक। उसके बाद उन लोगों ने भी बोल दिया कि आप अपनी रिस्क को लेके आप बॉर्डर पे पहुंच जाओ, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है। रेलवे स्टेशन तक आए, उसके बाद हमने ट्रेन पकड़ी, धक्का मुक्की करी, क्योंकि रशिया यूक्रेनियन जो लोग हैं वो लोग खुद को प्रायोरिटी देते हैं, लेडीज़ को देते हैं, लेकिन लड़कों को और हम लोगों को नहीं देते, इंडियंस को। धक्का मुक्की करके बैठे, हमको उतारा गया 2-3 बार। रजिस्ट्रेशन के बाद जो छात्र यहाँ पहुँचते हैं उनको सबसे पहले बहुत दिनों से, चूंकि उनको भोजन नहीं मिला होता है और वो थके हारे हुए आते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट फ्लोर पे सारी अरेंजमेंट इस बात को लेके की गई है कि जो आए उन्हें भोजन पहले उपलब्ध कराया जाए और उसके बाद उनको आराम करने की व्यवस्था की जाए। लेकिन बीती रात यहाँ तकरीबन 3 से 4 बसेस एक साथ आई हैं, और उसके बाद ये जो पूरा काउंटर है, आप देखिए ये पूरा हिस्सा, ये हॉल का बाहरी हिस्सा है। हम अगर अंदर दाखिल होते हैं तो इस हॉल के पूरे बाहरी हिस्से में इस वक्त सिर्फ आपको स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे। कहाँ से आए हैं? कीव से। ये इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि कल तो इतनी संख्या नहीं थी यहाँ पे, इतने ज्यादा लोग ज्यादा थे कल जी। आज तकरीबन 700 से 800 लोग हैं। कल 1000 के आसपास थे जी। ये यहाँ क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी है सर। यहाँ किस चीज़ की व्यवस्था की? खाने की व्यवस्था है यहाँ पे। खाने की व्यवस्था की। ब्रेकफास्ट बफे का जो हॉल होता है उसमें ये लगाया जाता है कि 3 मार्च की तारीख, जैसे कि 3 मार्च की तारीख है, आज कितनी फ्लाइट्स यहाँ से भारत के लिए रवाना होने वाली हैं। फ्लाइट नंबर 1, फ्लाइट नंबर 2 एंड फ्लाइट नंबर 3, ये तीनों के नाम दिए जाते हैं। यहाँ पे जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें कौन से किसका नंबर आ गया है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, और आज वो कौन सी फ्लाइट से यहाँ से उसकी रवानगी है, ये सब कुछ तय किया जाता है। और उसको यहाँ बताया जाता है कि अगर आप फ्लाइट नंबर 1 से जा रहे हैं तो कितने बजे बस यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। मैं आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे कहीं भी तक भी नहीं चलना पड़ा, क्योंकि घर से लेके ट्रेन स्टेशन तक मुझे टैक्सी मिल गई थी, और फिर टैक्सी से मैं ट्रेन पकड़ने वो अलग टेंशन थी, क्योंकि बहुत भीड़ थी। और जो ट्रेन पे सिचुएशन थी वो बार बार लाइट्स ऑफ किए जा रहे थे, और सजेस्ट किया जा रहा था कि फ़ोन ना यूज़ करें। लिविव से हम लोग बस पकड़ के इधर आए एम्बेसी, सॉरी टू द पोलिश बॉर्डर में देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये था कि लंबी लाइन थी,
बस इमिग्रेशन के लिए टाइम लग रहा था एंड देयर वाज लाइक वॉलंटियर्स गिविंग अस फूड, कॉफ़ी, सूप, ऑल दिस फैसिलिटीज alhamdulillah वेरी वेल एंड उधर से एम्बेसी इज रिस्पॉन्सिबल, रियली थैंकफुल फॉर द एम्बेसी। मैं डायबिटिक हूँ, मेरी बीपी की टैबलेट्स बहुत मिनिमम थी, अगर कुछ दिन और रहना होता, खाना बहुत लिमिटेड था, लेकिन हमसे जितना पॉसिबल हुआ हमने स्टूडेंट्स तक भी जो था उसमें से भी शेयर करा। शायद कुछ दिन बाद हमारे पास खाने को बिल्कुल ही ना रहता, हम अपनी ज़रूरत से 1/4 खाना खा रहे थे। 24 घंटे बमों की आवाज़, मतलब सिर्फ फटना चाह रहा था, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। एंड में हमने बड़ी हिम्मत की और हम अब आर या पार रहेंगे तो ठीक, नहीं रहेंगे तो भी ठीक। हम लोग निकल गए बच्चों को लेके, वहाँ से निकले, घर तक पहुँचे, हमारे पास पहनने भर को भी कपड़े नहीं है, सिर्फ बैग लिया कि दवाइयाँ ज़रूरी हैं जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकती, वो मेडिसिन उठाई जो भी थी मेरे पास और बस हम भागे हैं। हमने टैक्सी वालों से मिन्नतें की, हम सड़क पे यूँ हाथ दे दे के, कुछ अच्छे लोग भी थे, जो चाहिए जैसे भी चाहिए पैसे लो, लेकिन हमें स्टेशन पे हम करीब 7 घंटे तक खड़े रहे कि हमारा नंबर आए। फिर हमारे साथ बच्चे थे, स्टेशन वालों ने भी, इवन यूक्रेन ने हमारी हेल्प करी, उन्होंने बच्चों वालों को पहले जाने दिया, सीट्स नहीं थी तो भी सीट दी कि उसमें आप माँ और बेटा बच्चे कम से कम बैठ पाए। 50 बम एक साथ निकल रहे मिसाइल्स वाले, तो कहाँ जाके गिरेंगे किसी को कुछ मालूम नहीं, तो हम बिल्कुल डरे हुए थे। लेकिन एंड में माता रानी कृपा हो और मोदी साहब के उधर से भी किसी का फोन आया था मेरे पास, तब मेरी हिम्मत हुई। उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोली, सर खारकों में हम कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकते, आप वहाँ से कैसे कर बॉर्डर पहुँचा। बहुत अच्छी हेल्प हुई हमारी आप सरकार की तरफ से, सरकार से बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमने सिर्फ इंडिया का झंडा देखा ना, हमारी आंखें नरमा गई कि हम अपने घर पहुंच गए। कोई भी एरिया हो, वहाँ से आने के लिए पर पर्सन हर एक को बॉर्डर तक आने के $400 $500 तक पैसा कैश पेमेंट देना पड़ता है, तब जाके वो बॉर्डर पे आते हैं। बॉर्डर पे आने के बाद ना उनको 5 से 6 दिन तक खाने को मिलता है ना पीने को मिलता है, ऊपर से वहाँ की आर्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, वो बंदों को मारती भी है। पोलैंड में -6 डिग्री के टेम्परेचर से आज के लिए डीएनए में इतना ही, लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इस समय आप रशिया और यूक्रेन के युद्ध पर सबसे बड़ी और विस्तृत कवरेज देख रहे हैं, जहां हमारे बहुत सारे साथी जी मीडिया के अलग अलग पॉइंट्स पर आपके लिए तैनात हैं। वो आपको लगातार आने वाले दिनों में ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे और डीएनए को हम ऐसे ही इस बार स्टूडियो से बाहर निकाल कर ले जा रहे हैं। आज इस समय मैं वॉर्सो में हूं, कल मैं एक नई लोकेशन पर जाऊंगा, एक नई जगह पर जाऊंगा, आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात करवाऊंगा, आपको कुछ नई तस्वीरें दिखाऊंगा और ग्राउंड जीरो पर असली हकीकत क्या है ये आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.